प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो शुरू करने से पहले आपके काम की एक बात है। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ पूरे 600 क्वेश्चंस की पीडीएफ है। इस पीडीएफ को मैंने बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। तो जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, जिन बच्चों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो वो बच्चे इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ का प्राइस मैंने बहुत ही कम रखा है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये। तो 50 रुपये पे करके सभी बच्चे इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। ये ऑफ़र सीमित समय के लिए है। टोटल इसमें आपको 600 क्वेश्चंस मिलेंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके पिछली परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो जिन बच्चों को अगर ये पीडीएफ चाहिए, पूरे 600 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, खुद दे सकते हैं आप लोग। क्वेश्चंस की जो संख्या है, पूरे 600 क्वेश्चंस का ये पीडीएफ है। तो जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, तो वो बच्चे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ कैसे ले सकते हैं उसके बारे में मैं आपको व्हाट्सएप पर ही बताऊंगा, ठीक है। ये पीडीएफ कैसे ले सकते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लीजिए। जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, तो वो बच्चे पीडीएफ खरीद सकते हैं। नंबर हमारा है 87 65 12 58 24। 87 65 12 58 24। एक बार नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, 87 65 12 58 24। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप हमें तुरंत मैसेज करिए। तो जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, तो वो बच्चे हमें तुरंत मैसेज करें, क्योंकि एग्ज़ाम जिन बच्चों का कल है, तो अगर आप इस पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो यूपी जीके का एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं यूपी जीके की मैं बात कर रहा हूँ, जीके जीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपी जीके की बात कर रहा हूँ। ये जो है आप जो पीडीएफ देख रहे हैं, पूरे 600 क्वेश्चंस की पीडीएफ है। ये पीडीएफ आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो जल्दी से मैसेज करिए और इस पीडीएफ को आप खरीद सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ दाम नहीं रखें, सिर्फ 50 रुपये में दाम रखे हैं इसके। 50 रुपये में आप इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि ये ऑफर जो है सीमित समय के लिए है। तो को स्टार्ट करते हैं गाइस। यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन शेष है, यानी एक दिन शेष है आप लोगों के पास, सिर्फ आज का। तो जिन बच्चों का कल की डेट में एग्ज़ाम है, तो उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम सेंटर पर जाइएगा, सही समय से एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाएगा आप लोग, ताकि एग्ज़ाम देने में आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यानी एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर आपको पहुंचना होगा। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी प्रश्नों के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहचान का तत्सम शब्द क्या होता है। प्रतिविज्ञान, प्रज्ञान, अभिज्ञान या अवधान। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको यह बताना है कि इसमें संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिविज्ञान, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या होगा। पहचान, पहुंच, गुरुता या गुरुत्व। प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या होता है। तो प्रभुत्व का तद्भव शब्द होता है पहुंच। क्या होता है, पहुंच। यानी ऐसे शब्द जो हिंदी से उत्पन्न हुए हों, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो पहुंच जो है ना, ये हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बहनोई शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है भाई, बताइए। बहनोई शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। संस्कृत भाषा का शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो बहनोई शब्द का तत्सम शब्द होता है भगनीपति। क्या होता है, भगनीपति। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वृश्चिक शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है। बिच्छू, षष्ठपद, बरह, भ्रमर।
वृश्चिक शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो वृश्चिक का तद्भव शब्द क्या होता है? भिक्षु होता है। क्या होता है? भिक्षु। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सही नहीं है? अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। वी है अव्यय अविकारी होते हैं। सी है सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते। डी है क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। तो आंसर हो जाएगा अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? अब ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, तो लाचार है और विकलांग भी है। इसमें कोई कारण तो होगा कि वो लाचार है और वो विकलांग भी है, तो इसमें कौन सा अव्यय होगा? कारणवाचक अव्यय। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? आम मीठा है, तो आम मीठा है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या कि जिस शब्द से क्रिया होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? कारक, काल, अव्यय, क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित होता है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। उसे हम कहते हैं काल। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ये प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह मन से पढ़ता है, वह चुपचाप से चला गया, तब की बात कुछ और थी, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। वह चुपचाप से चला गया, इसमें क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? राम जाता है, सीता भोजन पकाती है, उसने रोते रोते कहा वह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राम जाता है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। तो लगभग मैंने आप लोगों को क्रिया विशेषण के 7 से 8 क्वेश्चंस कराए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है उसकी पहचान करनी है। मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, संस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? संस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संस्कार का संधि विच्छेद होता है समधनकार। क्या होता है? समधनकार। अच्छा, अगर आप मान लीजिए आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि संस्कार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, इसमें संधि का नाम क्या होगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। क्यों होगी? ये हलंत देख रहे हैं आप लोग, माँ में हलंत देख रहे हैं आप लोग, हलंत को देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? उद्गम में तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो शुरुआत का शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? उत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न क्या है कि संस्करण में उपयुक्त उपसर्ग क्या होगा? संस्करण। तो संस्करण का उपयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि शुरुआत का शब्द सम हो जाएगा, सम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 100 की गिनती को क्या कहते हैं? 100 की गिनती को शतक कहते हैं, शती कहते हैं, शताब्दी कहते हैं या प्रतिशत कहते हैं। तो 100 की गिनती को क्या कहते हैं? 100 की गिनती को हम कहते हैं शतक। जैसे किसी खिलाड़ी ने अपने 100 रन पूरे कर लिए, तो 100 रन पूरे करने के बाद उसको क्या बोलते हैं? शतक बोलते हैं। जब 50 रन पूरे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अर्धशतक। 50 रन को अर्धशतक और 100 को शतक। अगला प्रश्न क्या है?
कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? ब्रज बटुक, ब्रह्मचारी, अंतेवासी, गुरुकुल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? तो गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी है ना गाइस, ये कहलाता है अंतेवासी। आप लोगों ने देखा होगा जब से यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट आई है, मैं आप लोगों के लिए यूपी जीके का भी वीडियो लाया, सामान्य ज्ञान का भी वीडियो लाया, और जनरल हिंदी क्लासें तो आप लोगों की रेगुलर तो चल ही रही हैं। तो एक बार मेरे चैनल में जाकर देखना, मुश्किल से किसी वीडियोस पर 200 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आपको मिलेंगे, यानी कि 1000 व्यूज़ बहुत ही कम वीडियोस पर है। मुश्किल पे इक्का दुक्का वीडियोस पर 1000 व्यूज़ हैं। इससे ज़्यादा व्यूज़ हमारे चैनल पर इस बार नहीं गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है, इस बार वो रिस्पॉन्स हमको देखने को नहीं मिला है। बहुत ही घटिया और बेकार रिस्पॉन्स इस बार रहा है। और कल से आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी की तैयारी आप लोगों को करवाता हूँ। और पिछली बार मैंने आप लोगों को हिंदी की तैयारी करवाई थी, और इस बार भी मैंने आप लोगों को हिंदी की तैयारी करवाई है। लेकिन आप लोगों का जो रिस्पॉन्स इस बार जो देखने को मिला है, बहुत ही घटिया और बेकार रिस्पॉन्स देखने को मिला। ये वर्ड हमको यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी हमको ये वर्ड यूज़ करने पड़ रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि मेहनत तो मैं इतनी करता हूँ, लेकिन मेहनत के बदले में जो आप लोगों का जो प्यार होना चाहिए, वो प्यार देखने को कतई नहीं मिल रहा है। वीडियोस की अगर लाइक की बात करें तो 10 लाइक आ जाएं हमारे वीडियोस पर, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगला प्रश्न क्या है कि परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या होता है? जिसका परित्याग किया जा सके, जो दान में दिया गया हो, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, जिसका परित्याग आवश्यक हो। और हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसी भी वीडियोस पर आप लोगों का ना लाइक का कोई ढंग का है, और ना आप लोगों का रिस्पांस वीडियो पर कुछ खास देखने को मिला है इस बार। जो देखिए सत्य है, मैं वही बोल रहा हूँ, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे उपेक्षापूर्वक छोड़ दिया गया हो, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कि रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? जापानी, फ्रांसीसी, जर्मनी या रूसी। रेस्तरां किस भाषा का शब्द है यह आपको बताना है। तो रेस्तरां जो है ना, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? परिलक्षण, निरूपण, स्वशासन, बृहत्तर। कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है ये आपको बताना है। बृहत्तर जो है ना, ये उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय ये तो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा आप लोग। अगला प्रश्न क्या है कि लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय? अब लिप्सा मुंह से बोलिए, आपके समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रत्यय होगा। लिप्सा, लिप्सा, सा निकल रहा है, यानी लास्ट वाला शब्द। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है? धोखा देना, इनकार करना, खुशामद करना, आदर प्रकट करना। अंगूठा दिखाना इसका अर्थ क्या होता है? तो अंगूठा दिखाना इसका अर्थ होता है धोखा देना। क्या? धोखा देना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किए धरे पर पानी फेरना, बेवकूफ़ होना, गोबर की पूजा करना, गड़बड़ करना। कोई बच्चा है पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसे आप क्या कहेंगे? गोबर गणेश होना, यानी बेवकूफ़ होना। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्न जल में कौन सा समास है ये आपको बताना है। अन्न जल, बीच में योजक चिन्ह आपको दिख रहा होगा, तो जब भी बीच में योजक चिन्ह होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। जैसे कि मान लीजिए अन्न जल है तो बीच में योजक चिन्ह है, तो ऐसे कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि बीच में योजक चिन्ह होता है लेकिन वो द्वंद्व समास नहीं होता। जैसे कि अन्न, अन्न, फल, फल, बीच में योजक चिन्ह होगा, वो द्वंद्व समास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। क्या बोला? जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं? विदुर, विधवा, विदुर, विधाता। जिसकी पत्नी मर गई हो, तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं? जिसकी पत्नी मर गई उसको विदुर कहते हैं, जिसका पति मर गया हो उसको क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नास्तिक। क्या कहते हैं? नास्तिक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान को ना मानने वाला नास्तिक, भगवान को मानने वाला नास्तिक और भगवान को ना मानने वाला उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आस्तिक। जैसे कि जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसको नास्तिक कहते हैं। और मैंने गलत बोल दिया, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। भगवान को मानने वाला आस्तिक, भगवान को ना मानने वाला नास्तिक। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था रखे उसको आस्तिक कहते हैं। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसको नास्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। क्या बोल रहा है? किए गए एहसानों को जानने समझने व मानने वाला, इसको क्या कहते हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने या किसी आपके पड़ोसी ने आप पर एहसान किया और आपको मदद जब चाहिए थी, जब आपको पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उस व्यक्ति ने आपकी मदद की वक्त पर। तो किए गए एहसानों को जानने समझने व मानने वाला, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पतित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अधोगामी, कपूत, पापी, म्लेच्छ। पतित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पतित का पर्यायवाची शब्द होता है गाइस अधोगामी। क्या होता है? अधोगामी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हौसला का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? हताशा, उत्साह, इच्छा, संकल्प। हौसला का विलोमार्थक शब्द क्या होता है? तो हौसला का विलोमार्थक शब्द क्या होता है? हताशा। क्या होता है? हताशा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जो बांटा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अपूर्ण, अतुलनीय, अपरिहा, अवाज्य। जो बांटा ना जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो बांटा ना जा सके इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अभाज्य। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकाल का उपसर्ग क्या होता है? तो मैंने आपको क्या बताया कि शुरुआत का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो दुकाल में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दु, 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 यानी दा और छोटे ऊ की मात्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्षत्रिय, क्षत्रिय में किस प्रत्यय का प्रयोग हो? यानी कि लास्ट वाला शब्द क्षत्रिय। ईय, ईय क्या निकल रहा है? ईय निकल रहा है। तो ईय कहां पर है? ये रहा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, निर्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? निर्जन, निर्जन यानी निरंजन। अच्छा, निर्जन में कौन सी संधि होगी? संधि का नाम क्या होगा? संधि का नाम हो जाएगा विसर्ग संधि। तो विसर्ग के निशान दिख रहे हैं आपको, ये विसर्ग के निशान दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? बहुत कमजोर होना, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना, किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। अंधे की लकड़ी, इसका अर्थ क्या होता है? जैसे कि कोई व्यक्ति है और वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है और उसका जो एकमात्र सहारा है उसका बेटा है, तो वो नहीं बोलते हैं लोग कि ये बेटा मेरा एकमात्र अंधे की लकड़ी है, यानी इसको क्या कहते हैं? यानी कि एकमात्र सहारा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जैसे कि नहीं पुलिस वाले कहते हैं कि चोर हमको चकमा देकर भाग गया, इसको क्या कहेंगे? चकमा देना, यानी कि ठगना। ठगना भी कह सकते हैं, भाग जाना भी कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या होगा? एक चीज के अनेक चाहने वाले, एक साथ दो काम होना, एक रास्ते में दो काम करना, इनमें से कोई नहीं। एक पंथ दो काज यानी एक साथ दो काम होना। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी भोज में शरीक होना, दोनों हाथों में मोतीचूर के लड्डू रखना, दो तरफा लाभ, उपरोक्त सभी। तो दोनों हाथों में लड्डू यानी दोनों तरफ से लाभ ही लाभ भाई, तो इसको क्या कहोगे आप? इसको कहेंगे दो तरफा लाभ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समानांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है?
समानांतर का। समांतर का संधि विच्छेद होता है समान धन अंतर। क्या होता है? समान धन अंतर। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाए। दानवीर, दानवीर में कौन सा समास है? बहुप्रिय समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? अब देखिए, दान अलग है और वीर अलग है, यानी दान को वीर, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, दान वीर, दान को वीर या दान का वीर भी कह सकते हैं आप लोग। कर्ता ने कर्म को का, कर्ता ने कर्म को का, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ये पहला तरीका इसको पहचानने का। दूसरा तरीका क्या है जान लीजिए आप लोग। दान अलग है, वीर अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? दानवीर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सीमा पर खाली स्थान क्या है? तैनात है, सेना, दुश्मन, डाकू, पुलिस। सीमा पर दुश्मन कभी तैनात नहीं हो सकता है, पुलिस कभी तैनात नहीं हो सकती है, डाकू कभी तैनात नहीं हो सकता है, लेकिन सेना तैनात रहती है। सीमा पर कौन तैनात रहती है? सेना तैनात रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। आयोजित, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विनम्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बहादुर, सुशील, भक्त, विद्वानी, विज्ञानी। विनम्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो विनम्र का पर्यायवाची शब्द होता है विज्ञानी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? अकली, आगार, अंबार या वन? वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? तो वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं वन। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्देश प्रश्न संख्या 93 से 95 निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थक शब्द लिखिए। दयालु का विलोम शब्द क्या होगा? या ये भी कह सकते हैं कि दयालु का विलोम शब्द क्या होगा? उदार, कठोर, निर्दय, सदय। तो ये कह सकते हैं दयालु का विलोम शब्द होता है निर्दय। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, विस्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संकीर्ण, विकीर्ण, विकिरण या प्रकीर्णन? विस्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? संकीर्ण होता है। क्या होता है? संकीर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकसित का विलोम शब्द क्या होता है? अविकसित, विकासशील, विकासहीन, अल्प विकसित। तो विकसित का विलोम शब्द होता है अविकसित। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। क्लेश कैसे लिखा जाता है? तो क्लेश अगर आप लोग लिखते हैं तो क्लेश ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते, इस वाक्य में विशेष क्या है? आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते, इस वाक्य में विशेष क्या है? व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? बलभद्र, ये लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? उभयचर, जलचर, सरीसृप, ये सभी। क्वेश्चन तो काफी अच्छा है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। क्या बोल रहा है कि जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? जलचर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जलचर। सम्मति का संधि विच्छेद क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये भी प्रश्न एक बार देख लीजिएगा आप लोग, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सत धन मति, ये हलन देख रहे हैं आप लोग, इसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ये थे आपके हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखा होगा, सभी प्रश्नों को मैंने आपको समझाने की अच्छे से कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।